राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लोकसभा में गिरने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर वार पलटवार का दौर जारी है। सत्ता पक्ष जहां बिल के गिरने के बाद विपक्ष पर हमलावर है, तो वहीं विपक्ष भी सरकार पर निशाना साधने से पीछे नहीं है। इस बीच हरियाणा सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम गिरने के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का विचार किया है। कल गुरुग्राम में होने वाली कैबिनेट की बैठक में हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तारीख तय हो सकती है। इस विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा होगी और नारी शक्ति अधिनियम गिरने के बीजेपी लगातार कांग्रेस पर इसको लेकर निशाना भी साध रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी राष्ट्र के नाम संबोधन में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा था। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को महिला आरक्षण का विरोधी करार दिया था। पीएम मोदी के साथ साथ हरियाणा बीजेपी के नेता भी लगातार विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा में पाप किया। कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा सबके सामने आ चुका है। तो आज बड़ी बहस हम इसी मुद्दे पर करेंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उसके पहले अब सवाल यह है कि नारी शक्ति वंदन पर यह घमासान क्यों है? क्या विधानसभा में विशेष सत्र की तैयारी है? क्या विधानसभा में अधिनियम पर एक बार फिर से बवाल होगा? और विपक्ष ने महिला आरक्षण पर जो सवाल हैं वो क्यों उठाए हैं, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। दिनों के अंदर उस लोकतंत्र के मंदिर में जो कुछ भी हुआ, साथियों, वह न केवल अलोकतांत्रिक था, बल्कि हमारे देश की आदि आबादी के भविष्य पर एक बड़ा प्रहार भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने किया है। और यह देश की आधी आबादी के साथ कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन के लोगों ने यह विश्वासघात किया है। साथियों, यह सवाल यह है कि आखिर विपक्ष महिलाओं के आरक्षण से क्यों इतना घबराया हुआ है, क्यों डरा हुआ है विपक्ष महिला आरक्षण से? साथियों, ये दल जानते हैं कि अगर महिला आरक्षण पास हो गया तो हमारी पारिवारिक राजनीति वो ध्वस्त हो जाएगी। वुमन बिल तो पहले पास हो गया था 2023 में, 24 में लागू कर देना चाहिए था। अब कोई ये जिस प्रकार से डिलिमिटेशन और सबका मामला उलझाया, इस वास्ते वो गिर गया। महिला आरक्षण 2023 में पास हो गया। महिला आरक्षण का सवाल नहीं था, सवाल ये था जो और चीज आई, डिलिमिटेशन है, सेंसस है। 2023 में भी तो कह सकते थे 2011 की सेंसस को होगा, 24 में इलेक्शन। यही था कि डिलिमिटेशन हो और उसमें जैसे केरल ने वहां बनाई, आसाम में कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाए, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तो 30 लाख की, दूसरी 6 लाख की। मतलब उसमें नियत ठीक नहीं थी, मकसद ठीक नहीं था। मकसद हो वुमन, अदर वुमन को तो सब रिजर्वेशन सबने समर्थन किया ही है, पहले भी किया, आज भी कर रहे हैं। उनकी नीयत ठीक नहीं थी। 23 में पास हो गया था, ये लागू कर देना चाहिए था 24 में। अमेंडमेंट थी, ऐसे थोड़ी होता है। 543 पे था, लागू करना चाहिए था। डिलिमिटेशन और ये करके मतलब उलझाने इन्होंने किया है। मंशा नहीं थी इनकी, मंशा होती तो पार्लियामेंट में पास कर ले तो करते। और क्या खिसकेगी, खिसकेगी और क्या खिसकेगी। हरियाणा सरकार की ओर से कैबिनेट बैठक बुलाई जा रही है। उसमें ये बताया जा रहा है कि जो स्पेशल सेशन बुलाने की बात जो है वो कही गई है। जो जिस तरीके से लोकसभा में बिल जो है वो पारित नहीं हो पाया, इसको लेकर निंदा प्रस्ताव जो है वो विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाकर किया। जहाँ इनकी है सरकार, ये कुछ भी करेंगे, लेकिन लोग उससे इनके झांसे में आने वाले नहीं है। सबने देख लिया कि आप चाहते ही नहीं थे और अब केवल इसकी आड़ ले रहे हैं। आपकी राजनीति कुछ और ही थी।
तो कुल मिलाकर के नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के लगातार आप देख रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर जो बवाल है वो जारी है और अब इसको लेकर के ये भी जानकारी है कि एक विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है, जिसका हो सकता है कि कल जो ऐलान है वो भी हो जाए। लेकिन अब इसमें निंदा प्रस्ताव अगर लाया जाएगा तो जाहिर है कि यहाँ पर भी जो वही सवाल लोकसभा के अंदर उठे थे वो उठने बड़े लाजमी है। लेकिन अब इसको लेकर के जो विपक्ष सवाल उठा रहा है इसके मायने क्या है, आज इसको समझेंगे। सभी मेहमान मेरे साथ, उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रियदर्शनी सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रियदर्शनी सिंह जी स्वागत है आपका। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी आपका स्वागत है। केसी मलकानिया जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी आपका स्वागत है। और संतोष दहिया जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, हरियाणा खाप पंचायत की प्रमुख की आप महिला अध्यक्ष हैं। संतोष दहिया जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले प्रियदर्शनी जी आपसे शुरुआत करूंगा। हालांकि हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जब से लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का ये जो बिल है वो पास नहीं हुआ, उसके बाद से लगातार राजनीतिक तौर पर इसके ऊपर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं। आप लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष का जो महिला विरोधी चेहरा है वो सामने आ गया, जबकि विपक्ष ये कह रहा है कि आप लोग इस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाह रहे हैं, महिलाएं इस झांसे में नहीं आने वाली। कैसे देखते हैं इन आरोपों को आप? आयुष जी, आपको सादर प्रणाम। ऐसा तो नहीं है कि ये जो लोकसभा की कार्रवाई हुई थी ये आयुष जी जिसको कहते हैं सिर्फ मैंने ये देखी अकेले नहीं, या भारतीय जनता पार्टी ने अकेले नहीं देखी, ये तो लाइव चल रहा था, टेलीकास्ट देख रहा था। मुझे लगता है कि मेरे जो पैनल में बैठे हुए सभी साथियों को पहले नमस्कार, और मुझे लगता है साथियों ने भी देखी होगी, मैंने तो अकेले ने तो देखी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुझे बता दीजिए जिसने इस अधिनियम के खिलाफ वोट किया हो। भारतीय जनता पार्टी का मुझे एक भी व्यक्ति बता दीजिए जिसने इसके खिलाफ बोला हो। मुझे तो कोई भी एक ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं मिला। लेकिन इनको कहते हैं ना कि दाल में जिसको कहते हैं हल्दी क्यों डाली, इस पे भी पत्नी को छोड़ा जा सकता है। तो भैया अधिनियम इनको पारित करना, हमें जो जिसको कहते हैं ना ये अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करना था, तो भाई आप हमारा साथ देते ना। आपका महिला विरोधी चेहरा सामने आ गया है पूर्ण रूप से, और महिलाएं तो इस समय एकदम पूर्ण रूप से इनसे रोष खाई हुई है। कहते हैं ना किसी को इतना भी मत दबाओ कि उसके बाद उसको दबाने की पीड़ा ही खत्म हो जाए। इनके साथ यही हुआ है। अब आज की नारी अपने आप को समझ गई है कि ये जो भक्षु है यहाँ पे बैठे, जो विपक्ष, ये नहीं चाहते हैं कि जो आधी आबादी को उसका अधिकार मिले, और उसमें भी उन्हीं नारियों को मिले वो अधिकार, या तो इनकी बहन हो, या इनकी पत्नी हो, या इनकी माता हो। मतलब कि हमारे जैसी या मेरे जैसी या किसी और के आम परिवार से निकली हुई एक रूट कहते हैं ना ग्रास रूट वर्कर से इनको कोई उम्मीद नहीं है, नहीं चाहते कि ये ऊपर आए और कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। ठीक है प्रियदर्शनी जी, देखिए चूंकि आपने विपक्ष की बात की तो अब विपक्ष के तौर पर हालांकि हमारे साथ ओंकार जी हैं, लेकिन अब हरियाणा में प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस पार्टी, आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हमारे साथ होती तो शायद वो अपना पक्ष और रखते, लेकिन वो इस पर बच रहे हैं बोलने से, इसलिए आज वो इस चर्चा में भी शामिल नहीं है। लेकिन प्रियदर्शनी जी, अब चूंकि देखिए मैं सवाल जरूर पूछूंगा विपक्ष की तरफ से। उनका ये कहना है कि आपने 2023 में ऑलरेडी इसको पास करवाया और तब विपक्ष ने आपका साथ दिया था, आप उसको एज इट इज लागू करिए, आपने डीलिमिटेशन इसके साथ जोड़ा, इसलिए आप इसको सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत लेकर के आए थे। इसलिए जो आप ये कह रहे हैं कि वो महिला विरोधी हैं, उनका कहना है कि ऐसा नहीं। नहीं, मैं आपको बताऊं, पहली बात तो कि मैं बताऊं आजकल कांग्रेस संसद से भाग रही है, कांग्रेस इंडिया न्यूज जैसे बड़े चैनल की डिबेटों से भाग रही। कल भी मैं आप ही की डिबेट में थी 8 बजे, आयुष जी याद होगा आपको। कल निकाय चुनाव पे डिबेट कर रहे थे हम लोग, तो कल इस टॉपिक पे कर भी नहीं रहे थे। इस टॉपिक पे कांग्रेस और यही नहीं, आपके चैनल में ही नहीं, ऐसे 2 और चैनल है जिनकी डिबेट में कर कहीं कांग्रेस के नहीं प्रवक्ता दिख रहे हैं मेरे को कहीं भी। मैं आपको बताऊं ये हर जगह से सिर्फ भगोड़ापंथी का काम कर रहे हैं, ऐसे विपक्ष चलाएंगे ये। दूसरी बात कि देखिए, एक बात इनको समझने की बहुत आवश्यकता है, ठीक है, कि जब आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि हम लोग 2023 में लेके आए थे, भाई अगर इनको डिलिमिटेशन से क्यों प्रॉब्लम है, इसका सबसे अच्छा जवाब निशिकांत जी ने जब अपना स्पीच दिया तो इन्होंने साफ बोला कि भाई उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इसका जवाब आपकी भी डिबेट में, आपकी भी चैनल में दे चुकी, मैं दोबारा देती हूँ इसका। भाई डिलिमिटेशन क्यों जरूरी है पहले समझना बहुत जरूरी, दर्शकों को, एक लेमैन को। भाई मान लीजिए आपका जिला, मेरा जिला मान लीजिए मेरा मेंबर ऑफ लोकसभा सीट है गुड़गांव, अब इसमें मान लीजिए 4 जिले आ गए। अब मान लीजिए कोई मेरी बहन अगर रेवाड़ी में रहती है
और उसको सेक्रेटरीट गुड़गांव में आके काम करवाना है, तो भाई उसकी 2 घंटे 3 घंटे की यात्रा है। अब क्योंकि ये डिलिमिटेशन नहीं हुआ है और अभी जिसको कहते हैं अभी कहते हैं ना जनगणना के लिए भी हम तैयार है। इन्होंने बोला जी जनगणना नहीं कराते, जाति के नाम नहीं, पे, इसीलिए तो उसके लिए विपक्ष भी कह रहा तैयार ना कि आप उसका इंतजार कर लीजिए और उसके बाद आप उसके आधार पर करेंगे तो उनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी आप 543 में कर दीजिए। तो फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला जो आरोप लगा रहे हैं उसका काउंटर तो आप लोगों को देना पड़ेगा ना, और फिर विपक्ष को भी बताना पड़ेगा, जनता को भी बताना पड़ेगा। ठीक है, आप शुरुआत ही नहीं करवा रहे, ठीक है। हमने अब तो ओंकार शुरुआत कर दी जी, सेंसस ठीक है, की। नहीं ठीक है, अब ये तो देश की महिलाएं तय करेंगे ना। शुरुआत कर दी ओंकार जी, है। ठीक है, प्रियदर्शनी जी, ओंकार जी अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हैं शायद आप। म्यूट हूं, आपने ना म्यूट कर रखा हो। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, अब बोलिए। आयुष जी देखिए, ये महिलाओं के बहुत बड़े हितैषी बन रहे हैं। 21 राज्यों में इनकी सरकार है। असूल के हिसाब से 33% के हिसाब से 7 राज्यों की महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए, मात्र एक है। 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में 454 के भारी बहुमत से सारे विपक्ष ने इनको वोट किया महिला वंदन अधिनियम पर। 21 सितंबर को राज्यसभा में सारे की सारी वोट पक्ष में डली, एक भी वोट विपक्ष में नहीं डली। 16 अप्रैल 2026 को नोटिफाई किया गया, 3 साल तक छुपा के रखा बिल। क्यों? 2023 में जब कानून बन गया था तो 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, 543 सीट हैं, 181 सीट महिलाओं की बनती हैं। ये बीजेपी की महिला प्रवक्ता बताएंगी कि इन्होंने मात्र 61 को एमपी की टिकट दिया। क्यों? ये कहती हैं घर से लागू होता है कानून। क्या 2023 में कानून मोदी जी ने नहीं बनाया था? और उस कानून को आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू क्यों नहीं किया? लोकसभा चुनाव को छोड़िए, विधानसभा में हरियाणा में इन्होंने कितनी महिलाओं को टिकट दिया? 90 में से 30 बनती हैं, इन्होंने मात्र 10 को दिया टिकट। क्यों? फिर इनकी मानसिकता कैसी है? संदीप मंत्री खेल मंत्री थे, विधानसभा में खट्टर साहब ने उनका पक्ष लिया, उनको बर्खास्त नहीं किया, उन पर कार्रवाई नहीं की। सुभाष बराला के बेटे विकास बराला ने आईएएस की लड़की को छेड़ा, छेड़खानी का आरोप लगा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जिसमें जितने अपराधी हैं जाते हैं, धुलकर बाहर आ जाते हैं। आज अगर ये आंकड़े जारी कर दे इनकी पार्टी में कितने रैपिस्ट हैं तो महिलाओं को पता लग जाएगा कि कौन सी पार्टी महिलाओं के साथ है। जब 2023 में आयुष जी एक कानून बन गया, एक विषय पर एक ही बार तो कानून बनेगा कि 10 बार कानून बनाएंगे उस पे? जब आज 543 सीट हैं देश में, आज 543 पर 1/3 दे दीजिए। जब 850 हो जाएंगी तो 850 पे दे देना। यहां मैं बताना चाहूंगा, हमारी पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। 2021 में क्योंकि कोरोना आ गया था, जनगणना नहीं हो पाई। 2011 के आंकड़ों के अनुसार 543 सीट हैं। उन 543 सीट में कानून तुम्हारे पास है। मजे की बात तो यह है, कानून 16 अप्रैल 2026 को नोटिफाई हुआ, मतलब तकरीबन 2.25 साल इन्होंने कानून को दबा के रखा। क्यों? ये महिला के हितैषी बनते हैं, आप 70 लेके आना चाहते हो। अरे आपकी ओछी राजनीति जनता देख चुकी है। आज 5 राज्यों में चुनाव है, आपको वहां पे सहानुभूति चाहिए, लेकिन आप निर्वस्त्र हो चुके हैं जनता के सामने। जनता देख चुकी है। जनता को पहले जब विपक्ष ने नहीं बताया था, अब तो विपक्ष ने बता दिया। 2023 में कानून बन चुका है। आज आप 5 राज्यों के चुनाव के लिए मोदी जी देश के नाम संबोधन जारी करते हैं। आयुष जी, आज चुनाव चल रहा है 5 राज्यों में, आचार संहिता लगी हुई है। आप बताना निष्पक्ष होके, क्या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र के नाम ऐसा संदेश जारी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चुनाव आचार संहिता लगी है। ये सरकार किसी और की होती तो बीजेपी का हाल देखते आप। अफसोस कि कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है वो इस मामले में ज्यादा मुखर नहीं हो रहा। अब क्यों नहीं हो रहा, ये उनकी मजबूरी है। लेकिन हम
कम से कम हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को गलत आज भी संदेश नहीं ओंकार जी, जाना। वो तो उनको बोलना चाहिए भाई ऐसे विषय पर। और फिर जब आप लोग बिल्कुल। आरोप लगाते हैं तो ये कहते हैं कि आयुष आप जी, उनके ऊपर क्यों आरोप गढ़ते हैं। आज भी नहीं इस मैं चर्चा में, बिल्कुल जबकि उनको मानता पक्ष हूं। रखना आज भी चाहिए। नहीं है, ये उनकी गलती है। आज हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल का सहारा। हम वादा करते हैं कि हम इस बीजेपी की गंदी नीतियों को असर नहीं आने देंगे। आप देखिए, आप विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए, उस सत्र में भी बखियां उधेड़ेंगे हम, इनकी बखियां, कि आपने जो बिल खुद लागू किया उस समय 456 वोट थे टोटल पार्लियामेंट में, 454 मिले आयुष जी, 454। राज्यसभा में एक भी वोट विपक्ष में नहीं डला। इतने भारी बहुमत से कानून बना दिया गया, और आज उस कानून को आपने क्या किया। और एक विषय पर 10 बार कानून नहीं बनते हैं आयुष जी, एक ही बार कानून बनता है। और एक चीज कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, जब एक कानून बन गया कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, कानून बन गया। अब सीटें चाहे 543 हो, चाहे 943 हो, चाहे 1500 हो, चाहे आने वाली जनगणना के अनुसार 850 आरक्षण उस पर लागू हो जाएगा। आज के अनुसार 543 पर लागू कीजिए। अब ये क्यों नहीं करना चाहते, एक मिनट में बस वो जनता को संदेश देना चाहता हूं। ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं जो यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, इन प्रदेश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। इसके मुकाबले में तमिलनाडु, केरला, पांडिचेरी, इनकी जनसंख्या बहुत कम बढ़ी है। ये चाहते हैं जिन प्रदेशों में इनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ी है और इनकी सरकारें हैं, वहां पे फटाफट आनन फानन में सीटें बढ़ा दें, और जहां की जनसंख्या कम बढ़ी है वहां की सीटें न बढ़ाई जाए। ये सीधे सीधे संघीय ढांचे पर नहीं, लेकिन ओंकार जी, इस पर तो अमित शाह जी ने कहा ना, जिस दिन इस पर डिस्कशन हो रहा था और केसी वेणुगोपाल ने जब ये काउंटर रखा तो उन्होंने कहा आप अभी कहिए तो मैं 1 घंटे के अंदर ये ड्राफ्ट भी रख दूंगा, 50% बढ़ा देते हैं दक्षिण की सीटें। उन्होंने कहा ये बात, लेकिन उस पर तैयार नहीं हुई कांग्रेस पार्टी। ये एक आयुषी एक ऐसा इशू है जो सिर्फ मेरे और आपको प्रभावित नहीं करता, ये पूरे देश को प्रभावित करता है। इस इशू के ऊपर विपक्ष का साथ होना बहुत जरूरी है। ये राजतंत्र नहीं है जैसा ये बीजेपी वाले सोच रही है, ये तानाशाही नहीं है, लोकतंत्र है, बचा है अभी लोकतंत्र। और भारत की जनता प्रबुद्ध है, इतनी प्रबुद्ध है जिन्होंने सैकड़ों साल मुगलों के नीचे रह के भी विद्रोह की ज्वाला जारी रखी, 400 साल अंग्रेजों के नीचे रह के भी विद्रोह की ज्वाला जारी रखी। ये भारत के वो नागरिक हैं। ये बीजेपी जो सोच रही है उसको कतई किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने देंगे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकली इससे वो केवल, ठीक है, राजनीति के तहत केवल ये बिल जो है वो लेकर के आए। ठीक है, संतोष जी कैसे देख रही हैं, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं आपको, लेकिन क्या वाकई में ये महिलाओं की भागीदारी के लिए है या इसके कुछ राजनीतिक आयाम आपको दिखते हैं? संतोष जी। आयुष जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे ऐसे लगता है जो प्रियदर्शनी जी बोल रही थी उनको आंकड़ों का पता ही नहीं है, वो केवल अपनी पार्टी के पक्ष में बोलना चाहती हैं और वो बोल गई, लेकिन उनको मालूम नहीं कि जब 23 में ये बिल राज्यसभा और लोकसभा में पूर्ण बहुमत से पास हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति जी ने मोहर लगा दी, उसके बाद ये कानून बन गया, ड्राफ्टिंग होगी, क्या बच गया इसमें? इसमें कुछ नहीं बचा है। इसमें इन्होंने कंडीशन रखी हुई है, जो बचा है वो मैं बताना चाहती हूँ। इन्होंने कंडीशन रखी हुई है, ये लागू तब होगा जब डिलिमिटेशन हो जाएगी और जातीय जनगणना हो जाएगी। डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा, ये संसद का काम नहीं है। ये उस दिन जो ड्राफ्ट लेकर आए थे, ये महिलाओं को बेवकूफ बना रहे हैं। महिलाएं बेवकूफ नहीं है, महिलाएं सब समझती हैं। जो राजनीति हो रही है महिलाओं के नाम पर, 5 राज्यों में इलेक्शन है, इनको ये लग रहा है कि हम गलत आंकड़े पेश करके लोगों को, विपक्ष को इनके विरुद्ध दिखा देंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, 11 साल में पहली बार संसद में राहुल गांधी की जीत हुई है, यानी विपक्ष की जीत हुई है। ये जीत नहीं हुई है, ये जिताना चाहते थे विपक्ष को, क्योंकि ये लोगों को बताना चाहते थे कि ये महिला विरोधी हैं, ये बताना चाहते थे। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये कानून बन चुका है, इसमें कोई झगड़ा ही नहीं है किसी भी तरह का, और विपक्ष ने पूर्ण बहुमत के साथ इस कानून में सहमति दी और ये कानून बढ़ गया। राष्ट्रपति के साइन हो गए हैं, ड्राफ्टिंग हो गई है, इसमें कुछ नहीं बचा है। इन्होंने खुद ये कंडीशनल किया हुआ है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और परिसीमन हो जाएगा, उसके बाद ये लागू होगा। तो ये लागू हो ही नहीं सकता। ये लागू तब हो सकता है, आज जो स्थिति है, जो 543 सीटें हैं,
उनमें ये 33% महिलाओं को दे दें, कोई झगड़ा ही नहीं है। विपक्ष ने खुद बोला भी है कि हम तैयार हैं, आप उसमें से दे दीजिए। आश्वासीय क्यों करना चाहते हैं? पहले मैं इन सरकार से ये जानना चाहती हूँ, एक सांसद के ऊपर हर महीने 5 लाख रुपए खर्च आता है। 5 लाख छोटा अमाउंट नहीं है हर महीने। ये 880 क्यों करना चाहती हैं? जब महिला बेटियां पिट रही थी वहां कोई सांसद नहीं बोला, वहां संसद में ठठाके लग रहे थे। किसी महिला के साथ रेप किया जाता है, जो कि रेप कोई और नहीं, सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, तब इनकी सांस अटक जाती है, दही जम जाती है इनके मुंह में, तब ये हितैषी नहीं रहते महिलाओं के। लेकिन आज ये हितैषी होने की बात कर रहे हैं। मैं इनको साफ ये बताना चाहती हूँ, महिलाएं जागरूक हैं, सब समझती हैं, ये खेल खेला जा रहा है महिलाओं के कंधे पर बंदूक रख के। जब मैं प्रधानमंत्री जी का देश के प्रति जो एक संदेश जो बोल रहे थे वो कि महिलाएं कभी नहीं बोलती और वो इसका बदला लेंगी, ये क्या था? क्या ये देश का के प्रति ये देश को संदेश था जिसमें एक भाषण में एक संदेश में 58 बार केवल कांग्रेस का नाम लिया जाता है, केवल कांग्रेस का नाम? मतलब ये कैसा संदेश है, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। अगर ये सच्ची नीयत से इसको लागू करना चाहते हैं तो आज भी 543 सीटों में 33% महिलाओं को दे दीजिए। मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ, 1974 में इंदिरा गांधी जी ने भी एक कमेटी बनाई थी, उन्होंने कहा था कि महिलाओं को उनका हिस्सा दे देना चाहिए, लेकिन सिरे नहीं चढ़ा। उसके बाद 1987 से 89 में राजीव जी ने बड़ी कोशिश की और 96 में उन्होंने जो पंचायती राज में महिलाओं को 33% दिया भी, उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो बात सिरे नहीं चढ़ पाई। उसके बाद देवगौड़ा जी ने बड़ी कोशिश की और केलकर कमेटी भी बनाई उन्होंने, लेकिन तब भी सहमति नहीं हो पाई। मैं प्लीज जवाब दे दूं, खुद झूठ बोलने की हद ही अटल हो रही बिहारी है। वाजपेयी जी ने बड़ी कोशिश की और उन्होंने इतना सार्थक प्रयास किया, उन्होंने कहा कि महिलाओं को बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए, उन्होंने बड़े प्रयास किए, लेकिन नहीं बात बन पाई। 2008 से 2010 के बीच में मनमोहन सिंह की सरकार ने बहुत सार्थक प्रयास किए और राज्यसभा में ये बिल पास भी हुआ, लेकिन लोकसभा में फिर सहमति नहीं बन पाई। और जब 2023 में मोदी जी ये लेकर आए तो पूर्ण बहुमत से लोगों ने समर्थन किया, इसीलिए टोटल वोट इनके इस बिल के समर्थन में पड़ी। तो क्या ठीक है संतोष जी, तो आपका ये कहना कि भाई 2023 में जो आप लाए आप उसको एज इट इज लागू करिए, ये इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है मलकानिया साहब, क्या ये राजनीति है? मलकानिया साहब खुद सरकार ने डाली हुई है। संतोष जी ठीक है, अब आपकी बात आ गई। ठीक है, एक मिनट मलकानिया जी, क्या ये राजनीति है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत है, या वाकई में कुछ आपको लग रहा है कि नहीं अब विपक्ष ने फंसा दिया इसलिए इस तरह की बातें जो कही जा रही हैं सत्ता पक्ष की ओर से? और ये आपको और सभी प्रवक्ताओं को और हरियाणा की जनता को मेरी ओर से नमस्कार। जो राजनीति में है वो राजनीति तो अवश्य करेंगे और इसमें राजनीति होती भी है। जो हमारा समाज है पुरुष प्रधान है और पुरुष जो है कई सीटें ऐसी हैं जो यहाँ नारी आ जाए, कईयों की सीटें जो नेताओं की सीटें वो चली जाएंगी। तो इसलिए इस कोशिश ये रहती है कि हम महिलाओं की जो आधी आबादी है उनकी हमदर्दी ले। हम मानते हैं कि हमारा देश धार्मिक है, वह कहते हैं यत्र नारी पूज्यते रमते तंत्र देवता। हम कन्या पूजन भी करते हैं, नवरात्रों में कन्या पूजन करते हैं। कोई भी धार्मिक काम है वो महिला के बिना पूरा नहीं होता, अर्धांगिनी उसमें शामिल होती है। परंतु जब उनको अधिकार देने की बात आती है तो हमारा अहंकार जो है वो बीच में आ जाता है। अब जो कानून पास हो गया उसमें से जो बंद 33% का कानून पास हो गया, उसके साथ ये कंडीशन लगा दी गई कि जो इसकी जनगणना होगी या परिसीमन होगा, तो जो जनगणना की मांग है उसके साथ साथ जाति जनगणना की मांग भी विपक्ष कर रहा है। कहते हैं कि इस जो महिला है उनको जाति के आधार पर भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो जब आप जाति के आधार पर आरक्षण मांगेंगे तो जब जनगणना होगी तो उसमें वो देखा जाएगा कितनी महिला किस जाति है किसकी नहीं है। तो ये संसद में सवाल पूछा गया कि आप जनगणना करा रहे हैं उसमें तो कानून नहीं है। तो गृह मंत्री ने ये साफ कह दिया कि जो फार्म बांटे जा रहे हैं उसमें कानून नहीं, वो सिर्फ मकानों की घरों की जनगणना गणना हो गई। जब जनगणना होगी उसमें कानून होगा। तो जब आप कोई ना कोई पेच ऐसा फंसा देते हैं कि जब पास होने लगता है तो उसमें
उसमें आप कह देते हैं कि महिला की जाति के आधार पर होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, अनुसूचित जाति का अलग आरक्षण होना चाहिए, तो उस तरह पेट फंस जाता है। ये सही है कि सरकार जानती थी कि हमारे पास 2/3 बहुमत है नहीं, जो संविधान में संशोधन होना है वो हम नहीं कर सकते, परंतु उन्हें यह था कि हम देश को बता सके या ये जो महिला है उनको बता सके कि ये जो विपक्ष है वो महिला विरोधी है, और उसके सामने जो अगर विपक्ष अब विरोध करेगा तो भी मरेगा, अगर बिल पास हो जाएगा तो भी हमारी जीत है, अगर बिल गिर गया तो भी हमारी जीत है। तो इस सरकार का जो है सभी का राजनीति है हर जगह, अगर राजनीति नहीं मलकानिया जी, देखिए देश की महिलाएं बहुत जागरूक हैं और देश की महिलाएं इसको बहुत अच्छे से देख रही हैं। नीरशीर विवेक उनका बहुत मैं कह सकता हूं कि बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन 2 आर्ग्यूमेंट जो इसके बड़े स्ट्रांग है। एक तो ये कि भाई जब 2023 में आपने इसको पारित करवा दिया जिसमें विपक्ष का आपको पूरा साथ मिला, तो आप उसको एज इट इज लागू करिए। ये डीलिमिटेशन साथ में करना क्यों जरूरी है, ये आप इसको कैसे देखते हैं? क्या इसके पीछे भी कोई पॉलिटिक्स आपको दिखती है, या इसको आनंद फानंद में लाया गया कोई कदम, या फिर अभी 5 राज्यों में चुनाव के साथ जैसा जिक्र हो रहा था कि वहां पर इसका कुछ लाभ मिल जाए इस वजह से ये किया गया है? ये जो 2 आर्गुमेंट्स हैं विपक्ष के, उसको कैसे देखते हैं आप? देखो, जो इस विशेष सत्र बुलवाया गया और उसमें ये डीलिमिटेशन और जनगणना का डाल दिया गया और उसको जोड़ दिया, नहीं तो जैसे 1/3 का हो चुका था, पास हो चुका, उसे लागू किया जा सकता। परंतु जिस प्रकार से ये चुनाव हो रहे हैं उसका लाभ जो है अवश्य में भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती थी, और भारतीय जनता पार्टी ये भी दिखाना चाहती थी कि जो विपक्ष है या कांग्रेस है वो महिला विरोधी है, और उसके कारण जो महिला है उनके पक्ष में मत नहीं डालेगी, भाजपा के पक्ष में डालेंगे। भाजपा जो उसको जन आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहे, इसीलिए हरियाणा में भी विधानसभा का सत्र बुलवाया गया है, उसमें भी भाजपा अपना पक्ष रखेगी, विपक्ष भी अपना पक्ष रखेगा, और उसमें साफ हो जाएगा कि कौन सा पार्टी है महिलाओं के पक्ष में, कौन सा उनके बरखिलाफ है। परंतु जो विशेष सत्र होगा उसमें ये तो निंदा प्रस्ताव लाने के लिए बुलाया गया है कि महिलाओं के लिए आरक्षण विपक्ष ने देने नहीं दिया, इसलिए जो है हम निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं, विशेष सत्र बुलवाएंगे और उसमें करेंगे। तो ये भी राजनीति है। राजनीति में अगर है आप तो राजनीति आप करेंगे, सब पार्टियां करेंगे, परंतु कौन सी पार्टी इस राजनीति से कितना लाभ उठाती है ये देखने। ठीक है, ये बड़ी बात आपने कही कि भाई राजनीतिक पार्टियां हैं तो राजनीति तो करेंगे। प्रियदर्शनी जी, अगर वाकई में आपको ये लगता है कि प्रायोरिटी ये है कि भाई महिलाओं को ही आरक्षण मिलना चाहिए, तो फिर जो 2023 में आप लोगों ने लागू किया था जिसका साथ विपक्ष ने दिया, आप उसको एज इट इज कर सकते थे, वो आपने किया नहीं। फिर आप ये कह रहे हैं कि सीट इसलिए हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुत ज्यादा संख्या में लोग हैं और इसलिए उसका रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है, तो वो बाद में भी आप कर सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटी अगर महिलाओं को आरक्षण देना है तो फिर आप उसी बिल को लागू एज इट इज क्यों नहीं करते हैं? ये 543 पर इसको क्यों नहीं कर रहे हैं? ये आर्ग्यूमेंट करने का मौका विपक्ष को क्यों दे रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि आप इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा आपने आयुष जी, मैं जरूर जवाब दूंगी इसका, बाकायदा निश्चित तौर पे जवाब दूंगी। लेकिन मैं उससे पहले अपने साथी प्रवक्ताओं का पहले जवाब दे दूं। अभी मेरे इनेलो के साथी प्रवक्ता आचार संहिता पे बोल रहे थे, तो पहली बात है आचार संहिता जो है, इतना तो ज्ञान मुझे लगता है यहाँ पे सभी को होगा कि आचार संहिता जो है वो बंगाल में लगी, पूरे हिंदुस्तान में नहीं लगी। हम लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे, ये क्या नाम है, वेस्ट बंगाल का चुनाव है, बंगाल में चुनाव है। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री ने जो संबोधन किया था वो बंगाल के ऊपर नहीं किया था, देश की महिलाओं के ऊपर किया था। मेरे ख्याल से मुझे लगता है हम सारी साथी प्रवक्ताओं को इतना तो होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का संबोधन तो सुन के आए, प्रधानमंत्री का संबोधन कम से कम सुन के आते और उसके बाद इस किस्म की बातें करते। पहली बात, अरे भैया अपनी बारी में बोल लेना, अपनी बारी में बोल लेना, ठीक है। और इलेक्शन अगर प्रदेश में एक भी देश के प्रदेश किसी भी एक प्रदेश में है तो उसका अपनी बारी में बोल रही थी ना, मैं कुछ बोली आपको? मेरी आदत नहीं है टोकने की, इसलिए मेरी बारी में मत टोका करिए। मैं बोली नहीं बोली, मैं आपका जवाब दे रही हूँ। नहीं संतोष जी, ऐसा नहीं, एक एक करके ठीक है। प्रियदर्शनी जी, ठीक है। संतोष जी का सवाल है भाई, उसका जवाब दे दें, ठीक है। राजनीतिक तौर पर वो भी एक्टिव हैं, आप भी एक्टिव हैं, ठीक है। अब भाई महिलाओं की भागीदारी चाहिए ना, तो ठीक है। 1 मिनट प्रियदर्शनी जी, बात रखिए। मैं यहाँ पे किसी की फालतू बातें नहीं सुनने के लिए आई हूँ। दूसरी बात, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्ञान सुन रही थी मैं अभी बहन जी का, फालतू का आधा अधूरा ज्ञान कितना भयानक ज्ञान होता है ये अब मैं दर्शकों को बता दूं।
यहाँ पे सारे पता लग रहा है दर्शकों को आपकी बताना भाषा से। पहले बहुत जरूरी है। ये अभी देवेगौड़ा की बात कर रही थी, देवेगौड़ा जी की। पहली बात, इन्होंने बाहर से जिसको अटल जी कहते की हैं कर रही थी। इनको दे रखा था अपना समर्थन देवेगौड़ा जी की सरकार को, और वहां पे 1996 में भी देवेगौड़ा जी की सरकार ने ये प्रस्ताव लेके आए थे। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, उसमें भी कांग्रेस ने अड़ंगा डाला था। पढ़ लीजिएगा बहन जी, किताब का नाम भी बता दूंगी। आधा अधूरा ज्ञान मेरे को मत बांटिए, ना ही जनता को, हमें मत करिए। सुनिए आप, दूसरी बात, ये कांग्रेस 99, 98, सुनिए, 99, 98 अपने बारे में बोलिएगा बहन जी। नहीं ठीक है संतोष जी, भाई कांग्रेस बीजेपी की बात तो होगी ना, एक मिनट। हाँ हाँ, दूसरी बात मैं आपको और बात बता दूं आयुष जी, कि 99, 98 और उसके बाद 2000 आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस बिल को लाने की कोशिश की। उसमें भी इन्होंने अड़ंगा लगाया, और अपने साथ बाकी जो साथी गण थे इनके, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, ठीक है, इन लोगों ने क्या उस समय कौन सा डिलिमिटेशन हो रहा था? कोई डिलिमिटेशन नहीं हो रहा था। दूसरी बात, 1957 में आयुष जी, मैं जानकारी के लिए बता दूं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व था मात्र 3% था। 2024 तक आते आते भी ये 10% हुआ। इनसे पूछिए इन्होंने कितनी महिलाओं को टिकट दिया, इनको नहीं पता होगा, इनसे पूछ लीजिए, नहीं बता पाएंगी। मैं बताती हूँ, अब मैं आपको बताती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने 2014 में 58 महिलाओं प्रत्याशी को मैदान में उतारा। 2019 में बढ़ा के हमने 73 कर दिया, और हाल ही में जो चुनाव हुआ उसमें 91 किया हमने। अब इनकी बताती हूँ मैं, इन्होंने क्या किया, सो कॉल्ड इंडी गठबंधन ने वही महिला सशक्तिकरण की जो बात करते हैं, उसमें इन्होंने इंडी गठबंधन ने दलों ने 2014 में 208 महिला प्रत्याशी उतारे थे, 2019 में घटा के 115 कर दिए, और हालिया चुनाव में 97 में इस संख्या को ले आए हैं। ये है इनका हाल। करनी और कथनी, सिर्फ ज्ञान देने से कुछ नहीं होता आयुष जी। नहीं लेकिन प्रियदर्शनी जी, ये सारी बातें आपने जो बताया कि भूतकाल में इन्होंने ऐसा किया, प्रियदर्शनी जी इसका सवाल यही था ना। नहीं, ये इसीलिए ये सवाल इसीलिए उठा प्रियदर्शनी जी, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ पीछे भूतकाल में, उस वजह से ही विपक्ष ने आपका साथ दिया 2023 में कि चलिए ठीक है अब आप लाइए, लेकिन आप उसको लागू नहीं कर पाए, और आप ये कह रहे हैं कि आप डिलिमिटेशन किए बिना इसको लागू नहीं करेंगे, तो फिर आपकी मंशा पर भी सवाल उठेगा। सर मैं इनके आप ही के सवाल का जवाब दे देती हूँ। पहली बात कि इनको इस चीज का, विपक्ष को सबसे ज्यादा डर है कि अगर 545 से अगर सीटें बढ़ाकर अगर 850 हो जाएंगी तो आवाजें गूंजने लगेंगी संसद में, लोग इनसे सवाल पूछने लगेंगे। इनको डर इस बात का भी डर है इनको इस बात का भी डर है कि अगर ये महिला सशक्तिकरण की जो बातें बोल रहे हैं, अगर सच में अगर इतनी महिलाएं आ जाएंगी, तो जैसे जो हमारे जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, पत्रकार जैसे बोल रहे थे, इनको इस बात का भी डर है कि पुरुषों की भी सीटें बहुत सारी खत्म हो जाएंगी। डर इन कांग्रेसियों नहीं, तो अभी तो ये कह ही रहे ना 543 पर हम तैयार हैं भाई। 543 में सबके हिस्से में है ना सीटें, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की 543 में 543 सीटें हैं भाई, उसमें सारे विपक्षी दल हैं। और अगर सारे विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि हम इस पर सर्वसम्मति से तैयार हैं, तो आप 543 में कर दीजिए। 99 में क्या हुआ था सर? 1990 अरे अब अभी तो तैयार है ना प्रियदर्शनी जी जो 1999 में हुआ, अभी तो कह रहे हैं ना विपक्ष, अभी तो कह रहा है कि आप 543 पे करिए, हम साथ हैं। असली चेहरा बेनकाब तब होगा कि अगर आप ये 543 में भी ना करने दें आपको। उसके लिए ऑलरेडी इन्होंने कानून पे आप बनाने की आपको पूरी सहमति दे दी, आपके पक्ष में वोट भी कर दिया, अब आप कर नहीं रहे इसको। आयुष जी मैं जवाब दे दूं सर, प्लीज, आप ही ने मुझसे सवाल पूछा, मैं जवाब दे देती हूँ। आयुष जी, डिलिमिटेशन की क्यों जरूरत है, इसका जवाब मैं पहले सेगमेंट में दे चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा लागू कर दो। मैं दोबारा बोल देती हूँ, दोबारा सुन लीजिए, ठीक है। डिलिमिटेशन इसलिए जरूरी है कि कोई रेवाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति अगर नहीं, डिलिमिटेशन आप करिए उसमें। प्रियदर्शनी जी देखिए, सवाल ये है ही नहीं। प्रियदर्शनी जी, डिलिमिटेशन आप क्यों कर रहे हैं इस पर सवाल नहीं है, सवाल ये है कि अभी क्यों कर, आप डिलिमिटेशन करिए, उस पर किसी को एतराज नहीं। आप सेंसस आ जाएगा, आप उसके आधार पर कर दीजिएगा, फिर बाद में जो सीटें हैं आप उसके प्रोपोर्शनेट बांट दीजिएगा। लेकिन अभी अगर आप उसको नहीं कर सकते हैं और आपकी प्रायोरिटी ये है कि 33% आपको महिलाओं को रिजर्वेशन देना है, तो अभी 543 पे कर दीजिए। न्यायपूर्ण बात होनी चाहिए ना। देखिए मैं बता दूं, कोई भी महिला, सर न्यायपूर्ण बात करते हैं, ठीक है, मान लीजिए सर सुनिए, रिपीट हो रही है बात, सर अगर कोई महिला रखने दो, अपनी बारी में बोल देना, आप, मैं बोल लूं, मैं बोलूं,
नहीं जी, आप नहीं बोलेंगी, मैं बोलूंगी। मेरी बारी में आप में टोक रही है मेरे को, मैं बोलूंगी अपनी बारी खत्म करूंगी। दूसरों की बारी में टोका नहीं जाता बार बार। उसके बाद आयुषी देखिए, मैं ना उसी बात को आप रिपीट कर रही हैं। नहीं, मेरे को आपसे जवाब नहीं माना, नहीं आपने सर्टिफिकेट। चलिए ठीक है, अब आप लोग आपस में मत उलझिए, आपस में मत उलझिए, समय का सदुपयोग करिए, ठीक है। नहीं तो समय का सदुपयोग करते हुए आयुषी मैं इसका जवाब दे देती हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात, मान लीजिए कोई महिला, मैं मान रही हूँ कि डिलिमिटेशन में इस समय क्यों जरूरी है, मैं बताती हूँ क्यों जरूरी है। मान लीजिए कोई महिला 10 साल पहले अगर 17 साल अरे भाई जवाब लेने दीजिए ना ओंकार जी, इतना मुतावले क्यों हो रहे हैं? आपको समय दूंगा, भरपूर समय दूंगा, मेरे पास अभी बहुत समय है। आपको समय ना दूं तो आप शिकायत करिए, अभी उनको बोलने दीजिए ना, उनकी एक भी बात कंप्लीट नहीं होने दे रहे हैं। आप दोनों लोग बराबर टोक रहे हैं उनको, और आप जानते हो मैं जो बोलती हूं, और आपके बीच में वो बोलेंगे तो फिर मुझसे शिकायत मत करिएगा। भाई बोलने तो दीजिए, बात तो आने दीजिए उधर से। बोलने नहीं दूंगी किसी को। अरे ओंकार जी, ऐसे नहीं होता ना, आपके हिसाब से नहीं चलेगा ना कि आप जो चाहेंगे वही बोलेंगी प्रियदर्शनी जी, या आप जो चाहेंगे वही इधर से सवाल आपसे पूछा जाए, ऐसा नहीं होता। सबका अपना अपना वक्तव्य रखने का एक तरीका है। अब वो रख रहे हैं, उनकी बात को सुन लीजिए पहले धैर्यपूर्वक, आपकी बात को भी सुना, आपकी बात से भी उनको बहुत सारी बातों पर ऐतराज रहा होगा, सुना ना उन्होंने, कभी सुनिए उनको। झूठी बोल रही थी, एक भी बात सत्य बोली ही नहीं है इस महिला ने। चलिए ठीक है प्रियदर्शनी जी, अब उसमें समय जाया नहीं करते, अपनी बात रखिए, कंप्लीट करिए। हाँ, देखिए मैं आपको सबसे बढ़िया बात बताती हूँ। देखिए सिंपल बात है कि कोई भी, अभी सेंसेक्स क्यों जरूरी है, जनगणना क्यों जरूरी है, डिलिमिटेशन क्यों जरूरी है, जा रही है कि एक भी सत्य बात नहीं बोली, और आप कह रहे कि इनको सुनती हाँ, तो रहूंगी, बोला ही कैसे नहीं सुनती सत्य रहूंगी? बात, कौन सी सत्य बात बोली आप? अब आपको भी तो उनकी बात सत्य नहीं लग रही ना संतोष जी। संतोष जी, आपको उनकी बात सत्य नहीं लग रही, उनको आपकी बात सत्य नहीं लग रही। अब इसमें उलझते रहेंगे आप लोग तो फिर आप महिलाओं की बात करेंगे ही नहीं। यहाँ पर खाली यही तय कर लीजिए कि कौन सत्य बोल रहा है, कौन असत्य बोल रहा है। ठीक है, उनकी बात आने दें, जो समय खराब करेंगे वो आप ही लोग का समय खराब होगा। एक बार उनकी बात आने दें संतोष जी, मैं आऊंगा अभी आपके पास, आराम से अपनी बात रखिएगा, आपको समय दूंगा मैं। आप जब बोल रहे थे तो आपको मैंने बिल्कुल भी इंटरप्ट इसलिए नहीं किया कि आप अपनी बात रख लें, लेकिन आप उधर से बोलने नहीं दे रहे ना, तो ये गलत है, ये गलत है प्रियदर्शनी जी। पहली बात, आयुष जी क्यों जरूरी है कि जिसको कहते हैं, मैंने एकदम साफ, अब कोई प्लीज नो मत टोकना, वरना मैं सच में किसी को नहीं बोलने दूंगी। और बहन जी आप तो नए नए आए हो, जो पुराने उनको मालूम है मैं सच में बोलने नहीं देती हूँ। हाँ, नहीं बोलने दूंगी, एकदम गारंटी है। अब आप नहीं बोल पाओगे डिबेट में, तो आप सुनो क्यों जरूरी है। मान लीजिए कोई महिला, मान लीजिए आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले 17 साल की थी, ठीक है, अब 26-27 साल की हो जाएगी, व्यासक हो गई, क्या पता उसका विवाह भी हो गया होगा, 1-2 बच्चे भी हो गए होंगे। अब अगर सेंसेक्स या हम डिलिमिटेशन नहीं करेंगे सर, तो आप समझिए कि जो सुविधाएं मिल सकती हैं, जो मिल सकती हैं वो नहीं मिलेंगी। हमें ये सारी प्रक्रिया, जो टेक्नोलॉजीज है, वो पूरी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब मुझे लगता है महिलाओं को आपको ज्यादा बेहतर समझाना होगा। ठीक है ओंकार जी, नहीं ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये महिलाओं को बताइए जाकर ना। संतोष जी भी महिला ही है ना, लेकिन वो आपके इस बात से सहमत नहीं है ना, और विपक्ष में भी बहुत सारी महिला सांसद हैं, वो भी सहमत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं अवेयर नहीं है, महिलाएं समझ नहीं रही हैं, राजनीतिक रूप से जो एक्टिव है वो भी कह रहे हैं कि आप 543 पे करिए, लेकिन ठीक है आप देश की महिलाओं को समझाइए। ठीक है ओंकार जी। आयुष जी देखिए, यही इसी समय क्यों ये मुद्दा उठाया गया, जबकि 2023 में बिल पास हो चुका है। उसका कारण मैं बताता हूं। 5 राज्यों में चुनाव है, ये वहां पे अपना एक कार्ड खेलना चाहते थे जो नहीं खेल पाया। अब 5 राज्यों की अगर हम बात कर लें, बीजेपी ने वहां पे 11.2% महिलाओं को टिकट दिया, जबकि टीएमसी ने 27.9% महिलाओं को टिकट दिया। आप नेट पे सर्च मार, टीएमसी के बारे में भी बोलने लगेंगे। कितनी महिला सशक्तिकरण के पक्ष में, इस बात से तो स्पष्ट हो जाता है। फिर सबसे बड़ी बात यह है, जब बीजेपी को मालूम है संविधान संशोधन का संविधान में प्रावधान है, जब तक 2/3 मत उसके पक्ष में नहीं डलेंगे बिल पास नहीं होगा, और बीजेपी के पास 2/3 है नहीं। फिर स्पेशल इस समय लाने के लिए मोदी साहब का सिर्फ एक ही कारण था, बिल पास तो होगा नहीं, ये तो सबको पता है, सर्वविदित है। जब तुम्हारे पास 2/3 है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक ड्रामा करना चाहते थे, जनता को दिखाना चाहते थे, लो जी हम महिलाओं को 1/3 देना चाहते हैं, विपक्ष वाले देना नहीं दे रहे। अब अगर देना चाहते हो तो 16 अप्रैल को नोटिफाई हो चुका है, कानून लागू हो चुका है, आप 543 सीट पे लागू कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, अभी जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है उनको भी छोड़िए। हरियाणा में 3 पद मेयर के हैं, जितने एमसी के चुनाव हैं, जितने नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव में 1/3 महिलाओं को दे दीजिए। आपको कौन रोक रहा है? आप दीजिए टिकटें, कोई मना नहीं करेगा आपको, लेकिन शुरुआत कीजिए।
अगली विधानसभा में गुड़गांव और फरीदाबाद में हमारी महिलाएं ही हैं मेयर। आप देखिए आयुष जी, इनकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये विधानसभा में विशेष सत्र बुलाएंगे, इनकी भरपूर बेइज्जती होगी, जनता भी करेगी। क्योंकि जब कानून तुमने बनाया 2023 में, 2026 में आपने नोटिफाई भी कर दिया, राष्ट्रपति के साइन भी हो चुके हैं, 16 अप्रैल 2026 को नोटिफाई हुआ, अब तो कानून बन गया, अब तो उसमें कोई कमी नहीं है, अब लागू कर दीजिए। अब जिस भी राज्य में चुनाव होंगे आप अभी से घोषणा कर दीजिए कि हम 1/3 टिकटें महिलाओं को देंगे। आप देखिए दूसरी पार्टियां भी देंगी। अगर आप सही मायने में महिला हितैषी हैं, होंगे कैसे महिला हितैषी? इनका चाल चलन और चरित्र तो देख लो। जितने अपराधी हैं वॉशिंग मशीन में धुल के साफ आ जाते हैं। रैपिस्ट कितने बैठे हैं ये तो आपको भी पता है, हमारे को भी पता है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर कितने आरोप लगे, कोई कार्रवाई नहीं करी इन्होंने। ठीक है, ये इनकी पार्टी है, आज जनता इनके प्रभाव में है, लेकिन निकल चुकी है। अब तो सांप निकल गए, लाठी पीट रहे हैं लोग। ये सिर्फ झूठ की राजनीति करना चाहते हैं। आज कौन नहीं जानता कि बीजेपी इस समय बिल क्यों लेके आई, जबकि इस समय जरूरत ही नहीं थी। 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, इसमें बिल लाने का क्या मतलब है? क्या विशेष सत्र हुआ आपका? आप जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद ले आइए। आप तो आनंद फानन में ऐसे कर रहे हो जैसे दोबारा कभी ये मौका ही नहीं आएगा। बहुत अफसोस की बात है आयुष जी, ये सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति है। जनता को और महिलाओं को सिर्फ बरगलाने की बात है। और मैं तुम्हें बता दूं, देश और प्रदेश की महिलाएं इतनी बावली नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। सद्बुद्धि है सब में, पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, प्रशिक्षित है, और आपकी एक एक चाल को समझती है। और अब तो बीजेपी सबके सामने बिल्कुल निर्वस्त्र हो चुके हैं कि इनका चाल चरित्र और चेहरा क्या है। आप देख लेना, जब विधानसभा में सत्र भी आएगा। और एक चीज क्या है कि अपनी बात समाप्त करूंगा, इनका चरित्र मैं बता सकता हूं। अभी हमारे यहां पे प्राइवेट कॉलेजों ने महिला शक्ति अभिनंदन अधिनियम के पक्ष में जुलूस निकाला। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा राज्य सरकार का निर्देश है। मतलब स्कूलों और कॉलेजों में भी अब राज्य सरकार निर्देश देगी, प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों में, कि महिलाओं के पक्ष में माहौल क्रिएट करो। ये किधर लेके जा रहे हैं देश को? लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र, राजतंत्र तानाशाही नहीं है। ये देश को किधर लेके जा रहे हो? आज तुम्हारी सरकार है, कल नहीं है। ये 2047 का जो कहते हैं ना हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, उसके पीछे ऐसी सी मंशाएं हैं। और मुझे गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे भारतीयों में वो भी बहुत जबरदस्त हमारे भारतीयों में हिम्मत है, जो 400 साल अंग्रेजों के शासन के बाद और कई सौ साल मुगलों के शासन के बाद भी आजाद हुए। और देख लेना आप बीजेपी के शासन से भी आप कह रहे हैं कि इसमें झांसे में महिलाएं नहीं आने वाले। ठीक और प्रलोभ की बात करते हैं और कुछ नहीं करते। संतोष जी। जी आयुष जी देखिए, संतोष जी से पहले ये पूछिए आयुष जी कि क्या अपने संगठन में इन्होंने 33% आरक्षण दिया है? कानून बन गया, 33% आरक्षण दिया है, मुझे ये जानना है। पहले ये महिला हितैषी हैं, मुझे ये आंकड़ा जानना है। अब तो मुझे जानना है ये आंकड़ा। अपने संगठन, पहली बात तो इनका संगठन ही नहीं है, नहीं दी, कोई सवाल नहीं कर रहा। संगठन है उसमें इन्होंने 33% आरक्षण दिया है। विपक्ष ने इनके नहीं, यही बात है ना बेसिकली। आप यही बोलना चाहते हैं। और इनको क्या लगता है कि इंटाइटल्ड कौन है? इंटाइटल्ड सिर्फ प्रियंका गांधी है। क्यों बोल रही हैं? इंटाइटल्ड सिर्फ वो बड़े-बड़े परिवारों के नाम की महिलाएं को हमने सुना है। महिलाओं की शांति भी कर लीजिए। पूरे जब मणिपुर महिलाओं की भी सुनता है। ठीक है, देखिए दोनों परेशान चाहिए ना प्रदर्शनी जी। आप भी पॉलिटिकली एक्टिवेट, ठीक है, आप भी पॉलिटिकली एक्टिवेट महिला है ना, तो आपने अपनी बात को रखा। दूसरी तरफ से उसका वो भी पक्ष आना चाहिए ना। प्रदर्शनी जी देखिए, लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी है। प्रियदर्शनी जी, ये जरूरी है कि उसके जो अन्य पॉइंट्स हैं उसको हम लोग समझे ना। प्रियदर्शनी जी देखिए, महिलाएं एक्टिव हो, राजनीतिक तौर पे सशक्त हो, इसलिए जरूरी है कि सुने, ये चीजें सुननी चाहिए ना। एक ठीक है प्रदर्शनी जी, प्रदर्शनी जी ठीक है, प्रदर्शनी जी नहीं, ठीक है प्रदर्शनी जी। लेकिन आपको मैंने समय दिया ना प्रदर्शनी जी, आपने अपनी बात रख ली, अभी उनकी बात को आने दें। आपकी बात आ गई ना प्रदर्शनी जी, आपने अपनी बात को भरपूर समय में रखा। प्लीज अब बात करें, उनकी बात को भी आने देना। ये सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है प्रदर्शनी जी। प्रदर्शनी जी तरीका सही है, मैंने उनको भी टोका, इसलिए मैं आपको भी कह रहा हूं कि ये तरीका सही नहीं है। आप वो ना करें ना, आप वो ना करें, आप बड़ा दिल दिखाएं, आप बड़ा दिल दिखाएं, आप ना करें, आप मत कह रहे। प्रियदर्शनी जी आपने अपनी बात कह ली, आपको जो कहना था आपने उन मुद्दों पर अपनी बातों को कहा,
आपको मैंने इसीलिए समय दिया, लेकिन आप प्लीज उनको बोलने देना। ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है। संतोष जी ठीक है, प्रियदर्शनी जी ठीक है, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, प्लीज आप मत करें, उनकी बात को आने देना। देखिए अच्छा नहीं लगता, ऐसे अच्छा नहीं लगता। आपने अपनी बात रख ली ना प्रियदर्शनी जी, आपकी बात आई, आपको समय भी मिला, आपने अपनी बात भी रखी, ठीक है। उन्होंने इंटरप्ट किया, मैंने उनको भी टोका, लेकिन अभी प्लीज नहीं ठीक है प्रियदर्शनी जी, अब मत करें प्रियदर्शनी जी, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। महिलाएं देख रही है ना, आपको भी देख रही है, आपको प्रदेश की महिलाएं देख रही हैं प्रियदर्शनी जी, उनको ये अच्छा नहीं लगेगा। अब उनको बोलने दें। संतोष जी। आयुष जी, मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ, इनको तैश में आने की जरूरत नहीं है। सच तो लोग बोलेंगे ना, अब हर आदमी तो झूठ नहीं बोल सकता, अब हर किसी में झूठ बोलने की कला तो होती नहीं है, अब लोग तो सच बोलेंगे। हमारे जैसे लोग जो ना कांग्रेस की बात करते ना बीजेपी की बात करते, किसी और की बात नहीं करते। हम तो एक सामाजिक लोग हैं, तो जो सच है वही बोलेंगे, गलत हम बोलेंगे नहीं, चाहे जो मर्जी। ठीक है प्रियदर्शनी जी, मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ, दोनों पक्षों ने, दोनों ने, जो ऑपोजिशन में है उन्होंने भी, और जो सरकार में बैठे उन्होंने भी, सबने इसके पक्ष में मतदान कर दिया। प्रियदर्शनी जी, आप सत्ता पक्ष में, सत्ता पक्ष वालों को थोड़ा बात सुनना चाहिए। अगर आप सुनेंगे तो और अच्छे बेहतर तरीके से बातों को आप रख पाएंगे, जनता को समझा पाएंगे। सुनना चाहिए ना, जनता ने आपको इसलिए जिम्मेदारी दी है, ये सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे। प्रियदर्शनी जी, सवाल आपसे पूछा जाएगा ना, बिल आप लाए, सत्ता में आप हैं, आप ये कह रहे हैं इन्होंने महिलाओं के लिए सही नहीं किया, तो उधर से पक्ष आने दीजिए ना। ठीक है प्रियदर्शनी जी, ठीक है। प्रदेश की जनता तो देख रही है ना प्रियदर्शनी जी, आपको भी देख रही है, संतोष जी को भी देख रही है, प्रदेश की महिलाएं आप दोनों को देख रहे हैं ना। एक बार उनका छोड़ते हैं ना, अभी सुन लीजिए। ठीक है सुनिए, नहीं ये मत करिए, ये सब नहीं प्रियदर्शनी जी, नहीं समय ठीक है, अब उनका समय उनको बोलने दीजिए प्रियदर्शनी जी, ठीक है। और शब्दों का चयन थोड़ा सा मुझे लगता है, आप महिलाएं, आपको कम से कम इसकी गरिमा रखनी चाहिए। संतोष जी ठीक है, संतोष जी, अभी संतोष जी, प्रियदर्शनी जी, नहीं कोई किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं करेगा, कोई किसी पर नहीं करेगा। ठीक है प्रियदर्शनी जी, अभी उनको बोलने देते हैं, प्रियदर्शनी जी ठीक हो गया, समय खराब हो गया, बहुत सारा समय खराब हो गया, ठीक है। झगड़ा है, लेकिन ये इस तरह से तिल मिला रही है जैसे इसके ऊपर मिर्ची फेंक दी हो किसी ने, ये क्या तरीका है? फिर देखिए नहीं संतोष जी, आप भी नहीं, प्लीज आप उनको मत संबोधित करिए, आप प्रदेश की जनता को संबोधित करिए ना। अब आप पर्सनल अटैक में जाएंगे तो फिर आपको भी उसी तरह से उधर से भी रिएक्शन मिलेगा ना। आपका समय खराब हो रहा संतोष जी, आप मुद्दे की बात करें, मुद्दे की बात करें, मुद्दे की बात करें। मणिपुर जलता है, कोई महिला सांसद नहीं बोलती है, कोई महिला सांसद नहीं बोलती है। जब कुलदीप सेंगर उस लड़की के पूरे घर को बर्बाद कर देता है, सबको मरवा देता है, कोई नहीं बोलती है। जब एक महिला बिल्किस बानो, याद हो गया आपको, उन तंदूर कांड याद है, तंदूर कांड याद है। चलिए ठीक है बाबू, संतोष दहिया जी को बोलने दें, ठीक है। प्रियदर्शनी जी देखिए, ऐसे नहीं, इस तरीके से सही नहीं लग रहा प्रियदर्शनी जी। प्रियदर्शनी जी एक मिनट भाई, प्रियदर्शनी जी ठीक है, हो गया प्रियदर्शनी जी, हो गया। ये कानून का, मुझे बताइए संतोष जी, अब आपका पक्ष में जानना चाहूँ, मुझे ये बात बताइए, एक तो ये 543 पर आप चाहते हैं कि इसको लागू करें, या आप डिलिमिटेशन के भी अगेंस्ट हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई ये सीट इसलिए बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि इनकी सत्ता बनी रहे। संतोष जी बिल्कुल, ये बिल्कुल इसलिए बनाना चाहते हैं। और एक मैं बताऊं आयुष जी, कितनी साधारण परिवारों की महिलाएं आज संसद और विधानसभा में जाती हैं, कितनी जाती हैं, उनको टिकट नहीं मिलती है। या तो किसी मंत्री संतरी की बेटी हो, बहू हो, छोरी हो, उनको तो टिकट मिलती है, लेकिन जो नहीं, तो इसमें तो सारी राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हो गई ना संतोष जी। संतोष जी इसमें तो सारी पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व हो गई ना, सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है 2014 में देश आजाद हुआ था। संतोष जी इसमें तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां आ गई ना, संतोष जी सारी पॉलिटिकल पार्टियां आ गई ना इसमें तो। बिल्कुल, मैं किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी एक की नहीं बात करी, मैं सबकी कह रही हूँ। लेकिन लोगों को यह देखना होगा कि अच्छे लोगों को चुन के भेजें, और सरकार अगर सच में महिला हितैषी बनना चाहती है तो जितनी सीट अभी है उन्हीं में से हमें 33% दे दीजिए। बल्कि मैं तो प्रधानमंत्री जी को एक और बात कहना चाहती हूँ कि 33% क्यों, जब हमारी संख्या 48-49% है तो हमें 50% दे दीजिए ना। अगर 50% महिलाएं संसद में, विधानसभा में जाएंगी तो सच में देश का भला होगा, लोगों का भला होगा। आप ये कह रहे हैं कि इस पर राजनीति ना होकर के सही मायने में अगर सोचा जाए तो ठीक है।
ये ठीक है, ठीक है, आप ये कह रहे हैं केवल पॉलिटिक्स है, ठीक है, घर को वो संभाल लेती है, ठीक है। महिलाएं मलकानिया बड़ी साहब एक sincere होती मिनट, हैं। ठीक है, तो दहिया जी ऐसी ठीक है, महिलाओं को मलकानिया जी आपने कहा कि राजनीति जो पॉलिटिकल पार्टियां वो राजनीति तो करेंगी, तो वो तो खैर ठीक है, उनका अपना विषय है, लेकिन क्या 543 पर लागू करने में किसी तरह की कोई समस्या, कोई अड़चन देख रहे हैं आप? ये क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? जब लागू हो, जब उस पर विपक्ष साथ दे चुका है तो 543 पर क्या समस्या? मलकानिया जी देखो, अगर सरकार चाहे तो इस पे लागू कर सकते हैं, परंतु विपक्ष साथ में यह भी कहता है कि महिलाओं को आरक्षण जो है वह जाति के आधार पर मिलना चाहिए। तो जब तक जाति गणना नहीं होगी तब तक आप जाति के आधार पर कैसे सुनिश्चित क्या कर सकते हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी महिला है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी महिला के लिए और कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करनी है। तो इसके लिए यह भी जरूरी है कि जाति जनगणना हो। परंतु सरकार को चाहिए था कि ये जो प्रेजेंट जनसंख्या है इस पे लागू कर देते, उसके बाद जो जनगणना होती दूसरी होती तो बढ़ जाती सीटें। परंतु ये जो है, हम जानते हैं कि कोई भी पार्टी 33% अगर टिकटें दे, जैसे बात की जाती है कि अपनी पार्टी दे दे, परंतु जब महिला पुरुष के सामने खड़ी होती है तो बहुत सारी सीटें ऐसी होती है महिलाएं नहीं जीत सकती पुरुषों के मुकाबले। परंतु जब आरक्षित सीटें होगी, महिला के मुकाबले महिला होगी, तो वहां जीतने की, तो वहां तो नेचुरली यहाँ पे जो सीट आरक्षित है वहां से महिला जीत कर आएगी। परंतु पार्टियां अगर अपनी पार्टी में टिकट देंगी, अब उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने कहा था कि लड़कियां लड़ सकती हैं, वहां उन्होंने 40% के करीब टिकटें दी, परंतु जीत कर एक आई की। तो इस प्रकार महिलाएं जो है अभी तक इतनी सशक्त नहीं है कि वे पुरुषों के मुकाबले जीत कर आ सके। उनके लिए आरक्षण जरूरी है, और आरक्षण में अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण भी चाहते हैं तो जनगणना भी जरूरी है, डिलिमिटेशन भी जरूरी है, और इसको राजनीति को। मलकानिया साहब आपकी इसी बात के साथ चर्चा मुझे यही समाप्त करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। वह नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के अब हरियाणा के अंदर भी विधानसभा में आप कह सकते हैं कि निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी है, वो चल रही है। कल इस पर हो सकता है कि जो आधिकारिक मोहर है वो भी लगा दी जाए, लेकिन अब देखना ही होगा कि अब हरियाणा विधानसभा के अंदर अगर इस पर चर्चा होती तो फिर यहाँ पर किस तरह के जो राजनीतिक रंग हैं वो देखने को मिलेंगे। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।